नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश के करोड़ों करोड़ वासियों को, भारतवासियों को, विश्व भर में फैले भारतवंशियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राष्ट्रीय त्योहार जैसा दिन है। भारत ने चंद्रमा में कदम रख दिए हैं। चंद्रयान-3 आज शाम को सफलतापूर्वक 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतर गया। चंद्रयान-2 उतर नहीं पाया था। उसकी आंशिक असफलता ने बहुत कुछ सीखने को हमें दिया और भारत के वैज्ञानिकों ने 4 साल दिन रात नींद त्याग कर, परिवार त्याग कर, भोजन त्याग कर जिस तरीके से इस मिशन को सफल बनाया है, इसका पूरा का पूरा श्रेय भारत के वैज्ञानिकों को है, इसरो के वैज्ञानिकों को है। और तकरीबन हजारों लोग इस मिशन में, मिशन चंद्रयान में, न केवल इसरो बल्कि इसरो के बाहर के तमाम संस्थानों के हजारों वैज्ञानिक, हजारों कर्मचारी इसमें लगे हुए थे। उन सब की मेहनत आखिर रंग लाई और अंतरिक्ष में भारत का डंका बजा, हिंद का डंका बजा और हिंदुस्तान का डंका बजा। ये बहुत बड़ी सफलता है। इसे महसूस करने की जरूरत है। इसे कोई क्षण भर की सफलता का ना कोई क्रेडिट ले सकता है, ना कोई दे सकता है। इस तरीके के अभियान और इसरो, इसको लेकर एक सोच की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के। बचपन में हम लोगों को नानी दादी और हमारी बात की 1-2 पीढ़ियों को और उससे पहले की पीढ़ियों को लगातार ये कहती रही हैं कि चंदा मामा दूर के, पुआ पकाएं पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ना को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। अब मुन्ना नहीं रूठेगा क्योंकि हमारे कदम चंद्रमा में पड़ गए। अभी हम इंसान को चंद्रमा में भेजने में कामयाब नहीं हो पाए, भारत का ऐसा कोई यान अभी हम नहीं कर पाए, लेकिन ये विक्रम लैंडर लैंड कर गया है और हमने अपनी उपस्थिति एक 10 किलोमीटर के दायरे में कर ली है। अब जैसे ही धूल का गुबार शांत होगा, विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा और वो 500 मीटर चक्कर लगाएगा और ये बताएगा कि चंद्रमा में क्या क्या है। चंद्रमा को हम 60% तक तो पहले से ही जानते थे, लेकिन 40% भाग ऐसा है जो एक अबूझ पहेली और रहस्य है और उसी रहस्य का पर्दाफाश ये चंद्रयान-3 करेगा। बहुत सारी वैज्ञानिक खोजें, बहुत सारी अन्य तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। रूस, चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व का चौथा देश बन गया है इस तरीके के मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला। अभी कुछ दिन पहले ही रूस बहुत जल्दबाजी में था कि भारत के चंद्रयान-3 से पहले वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाए, लेकिन उनका मिशन फेल हो गया। भारत का मिशन चंद्रयान-3 आज सफल हो गया और पूरा देश आह्लादित है। गांव गली से लेकर पूरा विश्व, जहाँ जहाँ भारतवंशी रहते हैं वो आह्लादित हैं। नासा से लेकर दुनिया की कोई ऐसी स्पेस रिसर्च एजेंसी नहीं होगी जिसने भारत को इसके लिए बधाई न दी हो। हमारे गांव से भी कई लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने चंद्रयान की सफलता की बधाई दी। इससे साबित होता है कि ये भारत के स्वाभिमान से जुड़ा, भारत के विकास से जुड़ा एक अभियान है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक ही इसके तारणहार हैं। हाँ, एक तरीके से ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है जिससे इस तरह के अभियान आगे भी चलते रहें। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही, बधाई दी पूरे देशवासियों को, खासतौर पर वैज्ञानिकों को। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इसके आगे क्या, क्योंकि अब एक तरीके से नए तरीके की होड़ स्पेस में मच जाएगी। जापान भी अपना एक मिशन मून शुरू करने जा रहा है, जल्द ही वो भी लॉन्च करेगा।
तो कुल मिलाकर चंद्रमा को जानने, वहाँ पर बहुत सारी रिसर्च करने के लिए अब एक होड़ लगेगी। इस होड़ का क्या हमारी तरक्की से ताल्लुक़ है, वैज्ञानिक तरक्की से ताल्लुक़ है, आर्थिक तरक्की से ताल्लुक़ है, और कैसे क्या ये मिशन है, इसके आगे किस तरह चलेगा, क्या ये शुरुआत है, क्या आगे बड़ी चुनौती है। मंथन में आज यही बहुत सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। तो देखा आपने, जैसे ही चंद्रमा पर हिंदुस्तान के कदम पड़े, विक्रम लैंडर जैसे ही उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई, तो विक्रम लैंडर ने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर जो छाप छोड़ी, वो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की छाप है, अशोक स्तंभ की छाप है, और तिरंगे का परचम विक्रम लैंडर के साथ ही आसमान में चंद्रमा में लहरा गया। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, उसकी छाप विक्रम लैंडर ने छोड़ी, इसरो की छाप छोड़ी, इस इसरो ने अपनी मोहर लगा दी कि हम हैं चांद पर। बहुत सारे चांद को लेकर फिल्मों में इतने सारे गीत लिखे गए हैं, इतने सारे कल्पनाएं की गई हैं चांद को लेकर। आज उन कल्पनाओं की उड़ान और वैज्ञानिकों की जो साकार करने की क्षमता है, एक वैज्ञानिक सोच से आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ चले हैं। इसरो के वैज्ञानिकों में किस तरीके की खुशी रही, ये वो दृश्य है जो एक अंतिम क्षैतिज लैंडिंग कहते हैं इसको। और सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिणी ध्रुव में अपना चंद्रयान उतारने वाला भारत पहला देश है। इससे पहले यह करिश्मा कोई नहीं कर पाया। मैं कई वैज्ञानिकों को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सफल मिशन लॉन्च करने वाला भी भारत पहला देश है। बहुत सारे मामलों में हम पहले हो गए हैं, इसलिए हमारे वैज्ञानिकों के सामने, हमारे नीति निर्धारकों के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मिशन चंद्रयान की सफलता के बाद सूर्य की ओर भी हम रुख करेंगे, मिशन आदित्य और मिशन शुक्र ग्रह की तरफ भी हम जाएंगे। बहुत सारे रहस्य शुक्र में भी हैं, और सूर्य को लेकर तो बड़ी तरीके की बहुत सारी अलग अलग तरीके की बातें हैं। जिस वक्त ये 23 तारीख, अगस्त की 23 तारीख और 2023 सन अमर हो गया भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में, स्पेस साइंस के इतिहास में। जैसे ही भारत के मिशन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर कदम रखे, करोड़ लगभग 1.5 अरब भारतवासियों और भारतवंशियों को लगा कि उनके कदम चंद्रमा में पड़ गए। हम सब रोमांचित हो उठे। उस वक्त हम सब न्यूज रूम में इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो जहां था वैसे ही उसने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया, खुशी का इजहार किया। बहुत सारी तस्वीरें हमारे दर्शकों ने हमें भी भेजी हैं और हमारे संवाददाताओं ने बहुत सारी तस्वीरें भेजी हैं। मैं अपने साथियों से कहूँगा 1-2 खुशी की तस्वीरें भी वो दिखाएं जब तक कि हमारे मेहमान जुड़ेंगे। कुल मिलाकर ये दृश्य बहुत ही अद्भुत है। जरा वो दृश्य फुल स्क्रीन दिखाया जाए कि कैसे इसरो के वैज्ञानिकों का रिएक्शन था जब विक्रम लैंडर ने लैंड किया। अद्भुत है, अद्भुत दृश्य है। और बहुत सारे ये दृश्य आपको ये दिख रहे हैं। ये प्रसन्नता है, इसरो की टीम है, इसरो के वैज्ञानिक हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे जो लैंडिंग को दक्षिण अफ्रीका से देखा और बार बार प्रधानमंत्री भी तिरंगा लहरा रहे थे,
भारत का परचम लहरा रहे थे। ये गौरवशाली क्षण, अद्भुत क्षण। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो सुनना जरूरी है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है। प्रधानमंत्री अमृत वर्षा, अमृत काल की बात कर रहे हैं। किस तरीके से ये गौरवशाली उपलब्धि भारत को मिली उसको बयां कर रहे थे प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रसन्नता व्यक्त की। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। योगी जी ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अभी तक किसी ने नहीं किया। सही कह रहे हैं योगी जी, अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अलौकिक है। हमारे साथ तमाम महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ गए हैं। इस देश के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ संपादक और तमाम साइंस एवं टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया जी दिल्ली से जुड़े हैं। भदौरिया जी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डॉक्टर प्रोफेसर फैज अली कुरैशी साहब साइंटिस्ट हैं, बेंगलुरु से जुड़े हमारे साथ। फैज साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। प्रोफेसर डॉक्टर आनंद पाठक हमारे साथ जुड़े हैं CSU से, आपका भी बहुत स्वागत। साइंस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और RC पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्राचार्य हैं, प्रधानाचार्य हैं केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर के। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी मिशन चंद्रयान की घनघोर सफलता के लिए। बहुत बधाई आप सभी को। मैं मंथन की शुरुआत, चूँकि आज विषय ही इतना बेहतरीन है कि अब इसमें मुझे लगता है कि बिना देर किए, बिना किसी भूमिका के अब मुझे इसको सीधे आगे बढ़ाना चाहिए। आलोक भदौरिया जी के पास जाऊंगा। भदौरिया जी, इस उपलब्धि को आप किस तरीके से देखते हैं आम जनमानस के दृष्टिकोण से, एक जर्नलिस्ट पत्रकार के दृष्टिकोण से, और इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं? धन्यवाद योगी जी।
सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक उपलब्धि वैज्ञानिकों ने हासिल की, वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत से हासिल की। तो वैज्ञानिक जब परीक्षण होते हैं, जब प्रयोग होते हैं, तो कभी सफलता भी हाथ आती है। पिछली बार में जैसे हमको एक असफलता हाथ आई थी और इस बार हम सफल। अगर हम सटीक विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ में, सटीक गणना के साथ में अगर हम काम करें तो सफलता मिलती है, ये तय है और ये बात साबित भी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है, जो जहां तक मैं समझता हूँ, इसमें विज्ञान जगत की तरफ एक हौसला बढ़ेगा, लोगों का रुझान बढ़ेगा, ये भी उतना ही सच है। लेकिन अब सवाल है कि इस उपलब्धि के मौके पे मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक तथ्य की तरफ जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी देश अगर आगे बढ़ा है तो तकनीक की उन्नति के बिना, तकनीक को विकसित किए बिना आगे नहीं बढ़ा। अगर हम थोड़ा सा लौटते हैं, मैं आपको 10 सेकंड समय और लूंगा, थोड़ा सा लौटते हैं, जैसे फेसबुक दुनिया में जो कमाई का साधन बना, जिसने देश का, दुनिया का में अपना नाम किया, वो कहां से आया? गूगल कहां से आया? माइक्रोसॉफ्ट कहां से आया? कोरोना की वैक्सीन अगर हम मौजूदा दौर में बात करें तो कहां से आई? फंडिंग से आई। मैं पहली बात की कहूंगा कि वहां के शासन में, वहां के जो सरकारें हैं, उसको फंडिंग पर ध्यान देना चाहिए और शोध पर राशि बढ़ानी चाहिए। हमारे यहाँ जो भारत के जो देश में है, वहां पर शोध पर राशि उस अनुपात में, जिसको एक R&D बोलते हैं, शोध पर उस तरीके से पैसा नहीं दिया जाता जिस तरीके से अमेरिका पैसा खर्च करता है, जिस तरीके से चीन खर्च करता है। तो आज बुनियादी जरूरत यह है, सफलता के हम लोग नगाड़े पीटे, बिल्कुल सही है, सफलता के लायक भी है, नगाड़े पीटने लायक भी है, डंका पीटने लायक भी है, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है, उस कमजोरी के पर भी ध्यान देना चाहिए। एक मैनेजमेंट का एक सबसे फॉर्मूला होता है, स्वॉट एनालिसिस होता है, SWOT, सारे हमारे पैनलिस्ट सारे लोग जानते हैं। हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी। वीकनेस क्या है? वीकनेस ये है कि हमारा 2012-13 के बाद से हमारा जो शिक्षा का जो बजट है, एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एजुकेशन से ही विश्लेषणात्मक आपके दिमाग और सोच विकसित होता है। उसमें लगातार आपको बजट 2.8 से लेकर 2.9 तक है पिछले 5-6 सालों में। तो इस मौके पे बहुत ही अच्छा हो हम सारी बातें करें और उसी के साथ में ये करें। हमें बहुत खुशी हो रही है अगर हमारे जो कर्ता धर्ता हैं, जो सरकार चलाने वाले, अब हम विशेष अनुदान लेते हैं और R&D के लिए बजट बढ़ाएंगे। हम चीन के बराबर करना चाहते हैं, अमेरिका के बराबर हम 2-3 साल के अंदर हम अपना शोध बजट, R&D का बजट करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक स्थायी पहल होगी और पूरे देश में और वैज्ञानिकों का हौसला भी बढ़ेगा। और यहाँ मैं एक चीज को और याद दिलाना चाहूंगा, टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट को लेकर हमेशा संघर्ष होता रहता है। यहाँ मैं चाहता हूँ कम से कम आज के दिन ये तो मौका होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को हटाकर टेक्नोक्रेट को एकदम आसमान पे, बुलंदियों पर ले जाना चाहिए। वैज्ञानिकों को छोटी छोटी चीजों के लिए ब्यूरोक्रेसी के चक्कर ना काटना पड़े। आज हमको ये भी शपथ साथ में लेनी चाहिए। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आलोक जी ने कही। एक कोर इशू आलोक जी ने इस चर्चा में उठा दिया और जाहिर सी बात, हम लोग सफलता को खूब वर्ण करें और जिसको इसको वर्ण करना है करें। पूरा देश कर रहा है और करना चाहिए, हम सबको मानना चाहिए कि मेरी सफलता है, हम चांद पर गए हैं। लेकिन असली नायक तो वैज्ञानिक ही हैं, शोधकर्ता ही हैं। तो जो शोध को लेकर भारत में स्थिति, मैं अभी कहीं एक वैज्ञानिक, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मिशन जो चंद्रयान 2 है, उससे जो एक आंशिक रूप से फेल हुआ और हम वो अचीव नहीं कर पाए जो आज हमने अचीव किया। इसरो के तमाम वैज्ञानिकों का जो वेतन और भत्ता जो उनको एक्स्ट्रा मिलता था, वो उसमें कटौती कर दी गई थी और इसको लेकर उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। और आज तक मुझे नहीं लगता है कि उनको वापस वो मिल पाया कि नहीं मिल पाया। ये बड़ा कोर इशू है। वैज्ञानिक जब काम करता है, अभी मैं सुन रहा था इसरो के लोगों को, तो वो कह रहे थे कि 4 साल से नींद, भोजन, परिवार, रिश्तेदारी कट ऑफ समाज से, जिसका डंकाज हम पीट रहे हैं, पीटना चाहिए, जिसका क्रेडिट बहुत सारे लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे भी, करना भी चाहिए, लेकिन वो काम सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिकों का है।
नेता, सरकारें, सिस्टम, इनका काम है कि वैज्ञानिकों की राह आसान करें, वैज्ञानिक सोच रखें, ये महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर फैज अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं बेंगलुरु से। प्रोफेसर साहब, आलोक जी ने इस पूरी चर्चा को एक अलग आयाम दे दिया। हम लोग सफलता पे, बहुत शानदार सफलता है, इसमें कहीं अद्भुत है, भूतो न भविष्यतो है, लेकिन ये शुरुआत है, सफ़र लंबा है, चुनौतियां ज़्यादा हैं। हमको अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना पड़ेगा, हमको माने सरकारों को। फैज साहब। अलग जी से मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ। इस वक्त किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, रुपये की ज़रूरत पड़ती है। अगर खातिर खा पैसे मिल जाए, रुपये मिल जाए, तो वो आगे बहुत जा सकता है। मगर हमारी परेशानी ये है कि हम एजुकेशन के ऊपर बहुत कम तवज्जो देते हैं। जितनी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास होना चाहिए थे और जिस स्टैंडर्ड के होना चाहिए थे, मैं समझता हूँ कि अभी हमारे पास उतना नहीं है जिसे हम वेस्टर्न कंट्रीज से कॉम्पीट कर सके। फंड्स जब तक अलॉटमेंट नहीं होता, जैसा कहा है R&D, मैं भी R&D में एक एम्प्लॉय था, DRDO का था, और मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काम कर चुका हूँ। एक तजुर्बा भी है। जब होवरक्राफ्ट सक्सेस हुआ तो सारे मुल्क को खुशी हुई। आप मेरे साथ जुड़े हैं, ये आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हमारे कार्यक्रम में। आपने इस कार्यक्रम की शान बढ़ा दी है, आपने इस कार्यक्रम का ओहदा बढ़ा दिया। आप जैसे महान व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, मैं नमन करता हूं आपको कि आपने इतना काम किया है। शुक्रिया जी, कंटिन्यू करिए। जब वो सक्सेसफुल हुआ था, होवरक्राफ्ट जब सक्सेसफुल हुआ था, तो सारा देश खुशी मनाया था। उस वक्त डॉक्टर VK कृष्णमोहन साहब आए थे और उन्होंने कलाम से पीठ थपथपाते हुए कहा था, इट इज़ ग्रेट अचीवमेंट यू हैव डन। तो मुझे वो दिन याद आ रहा है जब कलाम साहब की पीठ को थपथपाया गया था और मुबारकबाद दी थी। आज मैं सारे मुल्क को मुबारकबाद देता हूँ और सारे R&D एस्टेब्लिशमेंट को, इसरो के साइंटिस्ट को, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने जो काम किया है, आइंदा हिंदुस्तान को आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता साफ कर दिया है। हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ हमें हमारे बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो पढ़ने के काबिल हैं, जो आगे जाने के काबिल हैं, उन पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए और उन पर पैसा लगाना चाहिए। ये बात नहीं है कि हम वेस्टर्न कंट्री से पीछे हैं, हम बहुत आगे चले गए हैं। और अब इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे जो बाहर जाकर कंट्रीज में काम कर रहे हैं, वहाँ अपने उनके मुल्क का नाम तो रोशन कर रहे हैं, मगर उसके फ़ायदे हैं नहीं, दूसरे मुल्क उठा रहे हैं। खुद हम अपने मुल्क में अपना फ़ायदा उठाएं, इस पर भी हम ध्यान दें और इस तरीके से दें कि हम किसी भी तरह से पीछे ना रहें। किसी भी फील्ड में हम हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, बस पुष्प पनाही चाहिए, आगे हौसला अफजा चाहिए हमारे बच्चों को। बस मैं इतना कहूँगा। जी, आप बने रहिए प्रोफेसर फैज, हमारे साथ आप बने रहिए। मुझे एक ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद मैं इसके विभिन्न आयाम से देश को किस दिशा में ये उपलब्धि ले जाएगी, क्या क्या चुनौतियां हैं, इन पर भी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। इस दरम्यान एक और मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर अभय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब इंडियन एरोसेल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। इस बीच जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रोफेसर कुरैशी ने कहा कि वास्तव में प्रोफेसर कुरैशी एक महान वैज्ञानिक हैं और पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल कार्यक्रम के जनक APJ अब्दुल कलाम साहब के निकट सहयोगी भी रहे हैं। हम सबके लिए गौरव की बात है कि वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेंगलुरु से जुड़े हैं। हम सब उनका एक बार फिर स्वागत करते हैं प्रोफेसर कुरैशी का। अब चूँकि एक बच्चों की बात की है प्रोफेसर कुरैशी ने कि हमारे यहाँ जो हमारी पीढ़ी है उसको कैसे तैयार किया जाए, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, खर्च करने की ज़रूरत है। तो हमारे साथ एक ऐसे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, RC पांडे साहब, प्रधानाचार्य हैं, IIT केंद्रीय विद्यालय कानपुर से जुड़े हुए हैं। आप चूँकि एक वो पौध तैयार करते हैं जो आगे जाके वैज्ञानिक बनती है, आगे जाके बहुत सारे
तरीके से वो विभिन्न आकार लेती है वो पौध। पांडे साहब आपके पास आ रहा हूँ मैं। अभी जो बात आलोक भदौरिया जी ने कही कि भाई हमारे यहाँ रिसर्च और शोध को लेकर पैसे उतने नहीं खर्च किए जाते, अपेक्षा हम अमेरिका, चीन और अन्य देशों की तरह करते हैं कि हमको उतनी सफलताएं मिलें, लेकिन पैसे देने के मामले में जब हमें टेक्नोक्रेट को, वैज्ञानिकों को पैसे देने की बात आती है तो हम हिसाब किताब करने लगते हैं, फिर दूसरे काडर से उनकी तुलना करते हैं कि भाई इस काडर का आदमी तो इसको देश भर में इसको इतना मिलता है तो उसको भी इतना ही मिलेगा। अभी एक उदाहरण है कि इसरो के वैज्ञानिकों का तमाम जो उनके भत्ते, तनख्वाह, वेतन वगैरह में कटौती की गई है पिछले दिनों, जैसा अभी मैं बात कर रहा था कि इसरो वैज्ञानिक से, तो उन्होंने बताया। वास्तव में जिस रूप में आपके पास बच्चे आते हैं, क्या किस तरीके की सोच होती है विज्ञान को लेकर, अंतरिक्ष को लेकर, और क्या स्कूल लेवल पर क्या अंतरिक्ष को लेकर कुछ खास प्रोग्राम चल रहा है? क्या अंतरिक्ष को लेकर कुछ खास किस्म की शिक्षा दी जा रही है क्या? ये बड़ा जरूरी है जानना। पांडे साहब। क्षमा चाहूंगा दुर्गेन जी, अभी कुछ नेटवर्क के कारण मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। आप अनुरोध करूंगा कृपया नहीं एक बार दोहराएं। मेरा यही प्रश्न है कि जिस तरीके से अभी प्रोफेसर कुरैशी और आलोक जी ने कहा कि हमारे देश में अभी उतनी सहूलियतें हमारे वैज्ञानिकों को या वो पीढ़ी तैयार करने के लिए, प्रोफेसर कुरैशी ने कहा कि हमारे ही बच्चे दुनिया में जाके क्रांति करते हैं दूसरे देशों में, हम ब्रेन ड्रेन नहीं रोक पाते। हम एक स्कूल लेवल से, उनका कथन ये था कि स्कूल लेवल से हमको एक शेप लेना चाहिए और वो बच्चे एक तरीके से अलग तैयार करने चाहिए कि भाई वैज्ञानिक बने, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बने विभिन्न क्षेत्रों में। तो वो उस तरीके के कार्यक्रम क्या स्कूल लेवल पर अभी उस तरीके की शिक्षा क्या दी जा रही क्या? क्योंकि आप स्कूलिंग में आप लोगों का फोकस रहता है, और अंतरिक्ष को लेकर क्या कुछ सोच रहती है, क्या वैज्ञानिक सोच है नई पीढ़ी में? जी, सर्वप्रथम तो यहाँ पर उपस्थित सभी वक्ताओं को और दुर्गेन जी को भी आज की इस आशातीत सफलता की बहुत बहुत बधाई। और जहाँ तक वैज्ञानिकों के बनाने की बात है स्कूली शिक्षा के द्वारा, तो मेरे पिछले करीब 20 वर्षों के शिक्षण के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से स्कूली शिक्षा में भी बच्चों को अब नवाचार, तकनीकी रूप से जो विज्ञान की शिक्षा दी जाती है या विज्ञान को तकनीक से जोड़ने की जो शिक्षा दी जाती है, उसमें बहुत विकास हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे अवसर आज के विद्यार्थियों को उपलब्ध हैं जिससे कि वो अपनी स्कूली शिक्षा की आयु के दौरान ही अपने नवाचारों को अलग अलग माध्यमों के द्वारा सामने रख सकते हैं। और बहुत सारे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है या इस तरह के और संस्थान हैं जो कि स्कूली छात्रों के इस तरह के जो नवाचार हैं, जो इनोवेशंस हैं, उनको वो प्रफुल्लित करते हैं, पोषित करते हैं। तो आज एक छात्र के वैज्ञानिक बनने के लिए जो अवसर उपलब्ध हैं वह निश्चित रूप से बहुत अधिक हैं। बहुत सारी अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। एनसीईआरटी के द्वारा विज्ञान के संबंध में प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। शिक्षा मंत्रालय के अंदर ही एक इनोवेशन सेल है जो कि इस तरह के नवाचारों को प्रेरित करती है। अटल टिंकरिंग लैब बहुत सारे विद्यालयों में स्थापित की गई हैं जो कि बच्चों को एक तरह के नए सृजन करने, नए तरह की सोच को विकसित करने का साधन उपलब्ध कराती हैं। तो निश्चित रूप से आज वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए स्कूली शिक्षा में बहुत सारे इस तरह के नए आयाम जोड़े गए हैं। जी, मैं डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी के पास जाऊंगा, क्योंकि सुशील जी एक तरीके से एक पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है वो साइंस कोऑर्डिनेटर हैं और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका है। सुशील जी से अक्सर मेरी बात हुआ करती है इस संदर्भ में। सुशील जी, पांडे साहब ने कहा कि भाई बहुत सारे लैब, बहुत सारी चीज़, आप बच्चों को तमाम जगह प्रतियोगिताओं में ले जाते हैं, वो करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत अच्छा वो रहता है। हम लोग भी बचपन में बहुत सारे साइंस मॉडल बनाते थे, मन में था कि साइंटिस्ट बनेंगे, लेकिन एक एज आने के बाद भटक गए, रोटी कपड़ा और मकान में लग गए, फिर लगा कि नौकरी कैसे प्राप्त की जाए। तो जो एक मानसिकता होती ना, अब पैकेज की मानसिकता है कि किसका कितना बड़ा पैकेज, और
वो जो दौर होता है कि पता चला स्टीमर में वो बत्ती जला के नीचे हौदिया में पानी भर के दौड़ रहा, वैज्ञानिक सोच वहाँ से डेवलप होती हम लोगों के काल में। इस तरीके से विज्ञान को हम लोगों ने आओ करके सीखें, विज्ञान आओ करके सीखें। अब तो मुझे लगता है कि जो कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे हैं, पता नहीं विज्ञान आओ करके सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी बिल्कुल, हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय जी ने अभी जो बात बताई उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। चूंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है, कि स्कूलों की एक विस्तृत श्रृंखला है और इसके अंतर्गत हम एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। हमारे जैसे कि आपने अभी बताया कि हम जो ऐसे बच्चों को सीधे सीधे फेस करते हैं, डील करते हैं, जिनके साथ हो सकता है संसाधनों की कमी हो, लेकिन उनका जो ब्रेन है, जो उनकी सृजनात्मकता है, बहुत ज्यादा होती है और यही हम समाज में काम करने का काम उनको आगे बढ़ाते हैं कि उनका जो सृजनशीलता है वो आगे आए। दूसरी बात जो आपने कही कि आज चूंकि भौतिकतावादी युग है, लोग पैसे के पीछे भागते हैं, तो दुर्गेन्द्र साहब, मैं आपको बताऊं कि भारत तो सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि यहाँ का युवा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। यही कारण है कि पूरी दुनिया के लोग इस समय भारत से एक प्रकार से खौफ खाए हुए हैं। जो आज इसरो ने करके दिखाया है, उसके पीछे भी जैसा कि अभी अलग अलग वक्ताओं ने हमारे बताया कि उनका सैलरी पैकेज बहुत बड़ा नहीं है और इसरो का जो मैं जानता हूं कि जो उनका कुल बजट है वो नासा या चीन का जो अंतरिक्ष मिशन है या रूस का अंतरिक्ष मिशन है उसके 1/10 से भी कम होगा। और इतने कम बजट में इसरो इतना शानदार काम करता है, तो इसके पीछे ये भावना हमारे देश के बच्चों की सदैव रही है, जो हमारे बहुत पुराने समय से ये भावना रही कि हम लोग देश के लिए कुछ करते हैं। हम विपन्नता में, अभाव में आगे बढ़ के और पल्वित पोषित होके आगे निकलते हैं। दूसरी बात, जो इस प्रकार के मिशन कामयाब होते हुए हम देख रहे हैं, जो हमने आज इसरो का ये अद्भुत मिशन देखा, इससे हमारे देश की युवा पीढ़ी, जो आज के दौरान हम दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की जनसंख्या रखने वाले देश हैं, तो उन युवाओं को हमें सही रास्ते भी ले जाना हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है, एक शिक्षक के रूप में, एक विज्ञान संचालक के रूप में। तो ऐसी जो अद्भुत घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं उन्हें प्रेरित कर रही हैं कि वो अपना जीवन ऐसे सार्थक कामों में लगा के इन वैज्ञानिकों से प्रेरणा लेके, जो हमारे इसरो के या CSIR के या DRDO के या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के या हमारे जो अलग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के, जो ये आदरणीय जो हमारे वैज्ञानिक हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि ये विज्ञान को लोग जाने कि प्रयोगशाला में क्या हो। और दुर्गेन्द्र जी, में बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही कि इसरो का ये कार्यक्रम चलता है, उसमें हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। युविका है, युविका उस कार्यक्रम का नाम है, उसमें युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम उसका रखा गया है। उसमें देश के कोने कोने से, अलग अलग स्कूलों से, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों से बच्चों को चयनित किया जाता है और बच्चों को वहां पर मेंटरिंग की जाती है। और जो आपने बताया, जैसा कि बच्चे प्रोजेक्ट बना के एक उस पूरी सिनॉप्सिस जमा करते हैं और फिर इसरो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 2 सप्ताह का पूरा कार्यक्रम, उनको पूरा रहना खाना और बड़े बड़े नामचीन वैज्ञानिकों के साथ हमारे बच्चे फेस टू फेस उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक बात। तो ये हमारे देश की खूबी है और हमें इस पे गर्व होना चाहिए और हमें पूरा विश्वास है कि इस जो हमारी तरुणाई है, जो युवा शक्ति है, इसके आधार पर हम भविष्य में जो हमारे देश के लिए सपना देखा था आदरणीय APJ अब्दुल कलाम साहब ने या धवन साहब ने या फिर विक्रम साहब ने, साराभाई साहब ने, तो वो सपने को हम साकार होता हुआ आगे हम और आप इसके चश्मदीद गवाह बनेंगे जब हम अब अगले मिशन के रूप में आदित्य मिशन को कामयाब होता देखेंगे। ठीक बात है। हम दूसरे ग्रहों पर जीवन की कल्पना के रूप में भारत के अलग अलग मिशन को देखेंगे या चंद्रयान मिशन को अब हम मैंड, मतलब किसी व्यक्ति को भेज के, किसी जीवित व्यक्ति को भेज के वहां पर हम आगे चल के और खोजों को होते हुए देखेंगे। मैं अब डॉक्टर आनंद पाठक की तरफ रुख करूंगा, काफी देर से इंतजार करें। डॉक्टर आनंद पाठक, डॉक्टर सुशील द्विवेदी ने बहुत अच्छी बातें कही और ये सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, महसूस भी करने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ कि सुशील जी से हमारी ऑफ द स्क्रीन बहुत सारी बातें होती रहती हैं। बहुत वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि एक बच्चे निकल रहे हैं, कॉन्टेस्ट में जा रहे हैं, 2 सप्ताह की ट्रेनिंग ले रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं,
लेकिन सवाल यही है कि 2 सप्ताह की ट्रेनिंग लेने के बाद कहाँ गए ये बच्चे? बड़ा सवाल है कि कहाँ गए ये वैज्ञानिक सोच वाले बच्चे, कहाँ गए? क्या ये इसरो की तरफ कर रहे हैं? ये क्या विज्ञान के और क्षेत्र में जा रहे हैं, या सोच रहे हैं कि बीएड करके धक्के खाओ, लाठी खाओ, टीचर बन जाओ? क्योंकि जो टीचर है वो समाज का निर्माता, वही वैज्ञानिक बनाता है, वही नेता बनाता है, वही पत्रकार बनाता है, चारों तरफ समाज को शिक्षक वो करता है। क्या आज अगर आप 100 बच्चों से पूछो तो शायद 30 बच्चे भी नहीं होंगे उनमें वो शिक्षक बनना चाहते होंगे। और ये जो इसरो के लोग हैं ये भी टीचर हैं, शिक्षक हैं, ये भी शिक्षक ही हैं, प्रोफेसर्स हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है कि बहुत संसाधनों में, कम संसाधनों में, दुनिया के कम बजट में, राष्ट्र निर्माण में अपनी आत्मा राष्ट्र के लिए लगा देते हैं। लेकिन जब उनके बच्चे भूखों मरते हैं, जब उनके बच्चे डिरेल होते हैं, 4-4 साल वो घर से ताल्लुक नहीं रखते हैं, तब फिर क्या होगा? राष्ट्र उनका कितना ख्याल रखता है? सवाल ये है। आनंद जी। जी 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 बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि हमारा जो मून का मिशन है वह सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ और हम पहले से देश बने जिन्होंने मून के दक्षिणी पोल पर कदम रखा। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी दर्शकों को, सभी भारतवासियों को, सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जैसा कि मेरे से पहले डॉक्टर सुशील जी ने कहा, सर ने कहा कि केवी से या स्कूलों से बहुत से बच्चे साइंस फेयर में जाते हैं और उनकी रुचि बनती है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं क्योंकि मैं खुद भी एक केवी का स्टूडेंट रह चुका हूं। मैंने केवी में पढ़ाई की है और बचपन से ही अगर बच्चों को उस विधा में, उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट जगाया जा सके, उस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी कराई जा सके जिससे उनका उस क्षेत्र में एक इंटरेस्ट जगे, तो इससे एक बहुत संभावना रहती है कि वो आगे चल कर के इस फील्ड में कुछ करेंगे। जहाँ तक बात है कि कितने ऐसे बच्चे करते हैं, तो मैं इन जनरल तो क्या कहूँ, मैं एक संस्कृत विश्वविद्यालय का प्राध्यापक हूँ और मैं इस संस्कृत विश्वविद्यालय की बात कर सकता हूँ। हमारे यहाँ पे ज्योतिष पढ़ाई जाती है जिसमें इस ज्योतिष की 2 विधाएं हैं। एक सिद्धांत ज्योतिष है, एक फलित ज्योतिष है। सिद्धांत ज्योतिष जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और फलित ज्योतिष जिसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए हमारे यहाँ पे छात्र आते हैं। आप सोचिए कि वो बच्चों का किस प्रकार का उनका एक मनस्थिति होगी, किस प्रकार की उनकी ज्ञान के प्रति एक रुचि होगी कि वह संस्कृत क्षेत्र में होते हुए भी सिद्धांत ज्योतिष पढ़ते हैं। सिद्धांत ज्योतिष के माध्यम से वह ग्रह, नक्षत्र इत्यादि की स्थितियों को जानते हैं, किस प्रकार से पंचांग के द्वारा ग्रहों का गणितीय रूप से उनकी दृक् सिद्धता कर सके। दृक् सिद्धता का मतलब कि जो ग्रह आकाश में जिस स्थान पर है उस स्थान को वह गणित के माध्यम से किस प्रकार से लाएं, यह एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में पढ़ाया जाता है। तो हमारे संस्कृत में भी इतने छात्र हैं, इतने उत्सुक छात्र हैं, बस जरूरत है तो उनको प्रोत्साहन देने की। और मैं आपको बताऊं कि हमारा जो विश्वविद्यालय है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, यह जो विद्यालय है वह भारत सरकार के संस्कृत क्षेत्र की एक नोडल एजेंसी है और यह संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी संस्कृत यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का एक प्राध्यापक होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जो सिद्धांत ज्योतिष एक विधा है, एक शास्त्र है, एक जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में कम से कम 1000 संस्कृत के छात्र भाग लेते हैं। उस डिग्री से आचार्य को कंप्लीट करते हैं और वह करके वह शिक्षक भी बनते हैं। शिक्षक के साथ साथ वह पंचांग का निर्माण करते हैं, वेदशालाओं में जाकर के प्रयोग करते हैं। हाँ, मैं ये मानूंगा कि हमारी जो एक परंपरा रही है आचार्य आर्यभट्ट की, भास्कराचार्य की, कमलाकर भट्ट की, अब वह परंपरा थोड़ी शिथिल जरूर हो गई है, परंतु अगर हम अपने छात्रों को, आने वाली पीढ़ी को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित कर सके किसी भी प्रकार से, उनको उसके लिए स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था डॉक्टर पाठक, घूम फिरकर वही बात आ गई ना जो आलोक भदौरिया ने शुरू की थी। बात वही आ गई, रुपया पैसा। और बिना धन के प्रतिभाएं पल्लवित पुष्पित नहीं होती। लाख उनके अंदर राष्ट्रीय भावना हो सकता है मेरी बातें बहुत सारे लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन मैं बहुत खरी बातें कहता हूं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे जहां तक जानकारी है कि विदेशों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में ऐसी संस्थाएं हैं जो आजीवन रिसर्च करने के लिए आपको फैसिलिटेट करती हैं। आपको बकायदा लेबोरेटरी प्रदान की जाती है, आपको उसके लिए जो भी धनराशि चाहिए वो दिया जाता है ताकि आप उस पर आजीवन रिसर्च कर सके। हमारे यहाँ पे समस्या क्या है कि हम जो पीएचडी करते हैं, पीएचडी की डिग्री जो करते हैं, खास करके हमारे जो अन्य विषय हैं, साइंस को छोड़ करके जो अन्य विषय हैं, उसमें हम कुछ भी नवीन शोध नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि वहां पे स्कॉलरशिप की उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। स्कॉलरशिप की व्यवस्था सरकार की तरफ से हो और इतनी हो कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, उसके साथ साथ वह शोध में प्रवृत्त हो सके। इसके लिए सरकार को एक व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक बात है। मैं एक प्रश्न जो आपने बड़ा महत्वपूर्ण उठाया है, ज्योतिष जिसको कहते हैं, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन, ज्योतिष का जो वह भाग जिसका आप लोग अध्ययन करते हैं, जिसके आप शिक्षक हैं, उसके दृष्टिकोण से ये जो आज का घटनाक्रम है, इसको क्या देखा जा सकता है उसके आलोक में किसी तरीके से? उसकी क्या फाइंडिंग कुछ नजर आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। हमारे सिद्धांत ज्योतिष में, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इस दृष्टिकोण से ये जो आज एक अपूर्व घटना हुई है, जो एक ऐतिहासिक घटना हुई, निश्चित रूप से वह हमारे लिए भी, हमारे विज्ञान में, हमारे शास्त्र के लिए भी वह निश्चित रूप से एक बहुत ही एक अच्छे निष्कर्षों को लाएगा, एक अच्छे वैज्ञानिक तथ्यों को हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। हमारा जो शास्त्र रहा है वह आदिकाल से बहुत विकसित रहा है, बहुत ही पुष्पित पल्लवित रहा है। समस्या तब हुई जब अंग्रेज अथवा उससे पहले जो हमारे यहाँ पे आए, उस समय में हमारे विज्ञान में, चूंकि मैं तो ये मानता हूँ कि जो आज का विज्ञान है उस विज्ञान में और जो पहले के शास्त्र रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र इत्यादि विषय, उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि हम एक समय बाद रुक गए, हमारे यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाया विषय, और उस कारण से आज जो विज्ञान है हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। जरूरत इस बात की है कि हम आज वहां तक पहुंचे। और जैसा कि आपने कहा कि इसकी क्या, हमारे विषय पे इसकी क्या फाइंडिंग्स, की क्या रिजल्ट होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो विज्ञान है, हमारा जो शास्त्र है, वह ग्रह नक्षत्रों की पढ़ाई करता है, पढ़ाई कराता है, उसकी स्थिति के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में, कि चंद्रमा जो है वह, उसका बिंब कितना बड़ा है, उसका जो स्फीयर है, स्फेरिकल जो एक डायमीटर है, वो कितना बड़ा है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी गति क्या है, इत्यादि इन सारे विषयों पे हमारा शास्त्र बताता है। और अभी जो भी कुछ ये हमारे चंद्रयान तृतीय के द्वारा जिन भी फाइंडिंग्स को पता किया जाएगा, निश्चित रूप से वह हमारे शास्त्र में वैल्यू को ऐड करेंगे और हम उन छात्रों को, उन विषयों को समेट करके कुछ नया अपडेट करके बता पाएंगे। ठीक बात है। मैं प्रोफेसर अभय सिंह के पास आऊंगा। प्रोफेसर साहब, आज सुबह से लगातार बहुत सारी जगह आपको आज बोलने का अवसर मिला होगा, बहुत सारी जगह आपसे अनुरोध किया गया होगा और आपने बहुत सारे अपने विचार रखे होंगे। हम जिस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, एक सफलता भारत के आकाश में, भारत एक झंडे गाड़ चुका है। जो हमने आज चर्चा शुरू की थी कि भाई जो वैज्ञानिक हैं, उनका जीवन, उनका शोध, उनको लेकर अगर वो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए करते हैं, तो राष्ट्र भी उनके लिए एक सहूलियतें प्रदान करे। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये मिशन चंद्रयान है, जिसके हम पहले ऐसे दुनिया में देश बन गए हैं जो दक्षिणी ध्रुव में ये मैनलेस लैंडर उतरा है, इसके क्या मायने हैं आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, स्पेस की जो होड़ है उसके क्षेत्र में? और दूसरा ये है कि जो शोध वाली बात है, उससे कहाँ तक आप सहमत हैं? क्या हमारी जो फंडिंग है वो कम है, कमज़ोर है, बढ़ाई जानी चाहिए? डॉक्टर अभय जी। अभय जी सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे लगता है कि अभय सिंह जी का नेटवर्क कुछ अवरोध पैदा कर रहा है। प्रोफेसर कुरैशी के पास मैं आता हूं जब तक वो उनका नेटवर्क ठीक किया जाए। प्रोफेसर कुरैशी, इस सफलता के बाद चुनौतियां कितनी बड़ी हैं और इससे जो स्पेस में एक होड़ मचने वाली है, जैसा मैं देख रहा हूं
आप वैज्ञानिक हो, ज़्यादा बेहतर देखते, मैं एक कॉमन मैन की तरह, एक आम आदमी की तरह देख रहा हूँ कि जापान भी तैयार है, रूस हमसे पहले जाना चाहता था, उसका मामला क्रैश हो गया। तो ये एक आकाश में, अंतरिक्ष में एक होड़ मचेगी, वो कहाँ, उसके कितने आयाम हो सकते हैं, और भारत के लिए चुनौतियाँ कितनी बड़ी हैं, और क्या क्या भारत को सावधानियां बरतनी होंगी, क्या लाभ होने वाले हैं एक कॉमन मैन को? प्रोफेसर कुरैशी। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है जी, और जिस पर तरीके से इस पर मेहनत की जा रही है, वो बहुत कामयाब मेहनत है। हमारे साइंसदानों ने जो कुछ कर दिखाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इसके असरात क्या होंगे आने वाली नस्ल पर, तो यह बहुत बड़ा सवाल है जिसका हमें जवाब देना चाहिए। सवाल यही है कि हम एजुकेशन के ताल्लुक से, जैसा कहा जा रहा है, उतना पैसा खर्च नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए। आप सरकारी स्कूलों का जायजा लीजिए, वहाँ पे बच्चों का ड्रॉप आउट इतना होता है कि हम उसका तस्वीर भी नहीं कर सकते। एक बड़ी आबादी अगर तालीम से दूर रहे तो इसका असर क्या पड़ता है, हमें उस पर भी सोचना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, मगर कितने ऐसे हैं जो अपने बच्चों पर पैसा लगा सकते हैं? जाहिर है नहीं लगा सकते, वो भटक जाते हैं, और उनका भटकना मुल्क के लिए नुकसानदायक है। इसको कैसा रोका जाए, यही हर हुकूमत का सवाल होना चाहिए। जब तक आला तालीम, अच्छी तालीम कामन तौर पर नहीं मिलती, मैं समझता हूँ कि देश का उस तरीके से तरक्की करना मुश्किल है जिस तरीक़ा का हम चाहते हैं। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो बच्चों पर दी जाए, उनके एजुकेशन के ताल्लुक से दी जाए। अगर बच्चा टैलेंटेड है, वो ज़हीन है, आगे बढ़ सकता है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी ले, उस बच्चे को आगे बढ़ाए। इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर खुसूसी तौर पर बच्चों पर ध्यान दिया गया तो ये आगे जाकर सारे मुल्क का नाम पूरी तरह रोशन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर हमारे बच्चे तरक्की कर गए तो हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन मुल्क कहने में किसी को भी शक नहीं होगा। आज जिस मकाम से पहुंचे हैं हम, उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। प्रोफेसर कुरैशी, इसके आगे क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या और सारी चुनौतियां हमारे साथ हो सकती हैं? ये तो एक बेसिक शिक्षा की बात है, उसके बिना संभव नहीं है कि हम अच्छे शोधार्थी उनको फंड करें, शोध करें, आगे बढ़ें। जो एक हम देखते हैं अक्सर कि पता चला अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी किसी गांव गली के बच्चे को उठा लेती है शोध के लिए, कोई पढ़ाई के लिए उठा लेती है। वो काम हम क्यों नहीं कर सकते? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जैसे कि चंद्रयान की सफलता के बाद आकाश में किस तरीके की प्रतिस्पर्धा होगी, और हमारे सामने अभी चुनौतियां बड़ी हैं, छोटी हैं, क्या हैं? बहुत बड़ी चुनौतियां हैं अभी। इसका पता तो उस वक्त चलेगा, उस फील्ड में हम कदम रखेंगे आगे बढ़ने के ताल्लुक से। मगर हमें फख्र है कि हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे ज्ञानी आदमी हैं जो मुल्क को तरक्की लाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। चुनौतियाँ जहाँ तक का सवाल है, ये उसी वक्त हो सकते हैं जब मुल्क मजबूत हो, और मजबूत मुल्क को बनाने के लिए हमारे पास आबादी की कोई कमी नहीं है। जिस मुल्क की आबादी इतनी बड़ी है, इस मुल्क को कोई गलत आंख से उठाकर देख भी नहीं सकता। हर फील्ड में हम आगे हैं, मगर हमें चाहिए कि और भी आगे बढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी और भी हमारी इम्प्रूव होना चाहिए। मेडिकल साइंस हमारे पास अभी बाकी है आगे बढ़ने के लिए, इस पर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। एग्रीकल्चर फील्ड में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हर फील्ड में हमें आगे बढ़ रहे हैं, मगर उस तरीके से तरक्की नहीं हो रही है जिस तरीके से होना चाहिए। आज भी मुल्क का बड़ा तबका भूखा सोता है, यह ठीक नहीं लगता। ठीक बात है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास उतना नहीं है, ठीक नहीं है जितना से होना चाहिए। इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक बात है। मैं एक छोटा कमेंट लेता हूं। सुशील जी, प्रोफेसर कुरैशी ने बड़ी महत्वपूर्ण बेसिक बातें कही हैं और ये सोचने पर विवश करती हैं। डॉक्टर आनंद पाठक ने भी ज्योतिष, जो सिद्धांत ज्योतिष और जो विज्ञान है उसको लेकर एक सामंजस्य की बात की है। क्या
हमें स्कूल कॉलेज लेवल पर किस तरीके से एफर्ट करने चाहिए ताकि और अच्छे शोध हों, वैज्ञानिक निकलें, ब्रेन ड्रेन ना हो? बहुत संक्षिप्त में। अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल दुर्गेश भाई साहब, अब हम बदलाव का दौर अब शुरू हो चुका है। आप कल्पना कीजिए, जब हम और आप जिस बच्चे को स्कूल में प्रवेश कराते हैं उसके अंदर तमाम चांद तारों की दुनिया होती है, अलग अलग मॉडल बनाने की दुनिया होती है, और जब वो स्कूल कॉलेज से बाहर निकलता है तो दुर्भाग्य से वो जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है। और उसको अब ध्यान में रखते हुए इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी होगी हमारे देश की जो अब बच्चों की सृजनशीलता को आगे लाएगी। अब बच्चे पढ़ेंगे भी, खेलेंगे भी, और खेल खेल में विज्ञान सीखेंगे और एक नव भारत का सृजन करेंगे। और वह दिन दूर नहीं होगा जब हम पूरी दुनिया में भारत के ज्ञान कौशल को पहुंचाने में सफल होंगे। ठीक है, डॉक्टर पाठक। जी, निश्चित रूप से मैं सर की बातों से बहुत सहमत हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो मोदी सरकार लाई है उसके माध्यम से आज हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत लचीली हो गई है। इस लचीली शिक्षा व्यवस्था में हम एक साथ बच्चे को मैथ्स के साथ साथ बायो साइंस के साथ साथ कुछ आर्ट्स के विषय जो बच्चा चाहता है वो पढ़ा सकते हैं। तो इस माध्यम से वह खेल खेल में निश्चित रूप से ही विज्ञान की ओर आकर्षित होगा। उसकी जो एक सृजन शक्ति है वह बढ़ेगी, और सृजन शक्ति बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आगे भारत में विश्व में जाकर के कुछ अच्छा नाम करेगा, भारत का नाम करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। जी, आलोक भदौरिया जी, फाइनल कमेंट आपसे। इस पूरे जो कार्यक्रम है, हमने जो कार्यक्रम किया जिस पर हमने चर्चा की, उसका जो अंतिम टिप्पणी है आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को आपने सुना, क्या एक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार होने के नाते इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कामयाबी को कैसे हम देख सकते हैं? क्या आयाम हमारे लिए खुलने जा रहे हैं? और फिर जो मूल मुद्दा आपने उठाया था उसके लिए क्या करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कुरैशी साहब की बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि मौका दिया जाना चाहिए और उस तरीके के हालात पैदा किए जाने चाहिए, पहला। लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा, जो मैंने आपके पहले दौर की मैंने बातचीत में कहा था, वो ये था कि ये SWOT एनालिसिस का दौर होना चाहिए जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ देखें, वीकनेस देखें, अपॉर्चुनिटी देखें और थ्रेट देखें। जी। अब SWOT एनालिसिस के लिए मैंने ये कहा था कि ये मौका पीठ थपथपाने का तो है मेरे पहले दौर में, और मैंने साथ ही में एक दूसरा इसमें क्लॉज भी डाला था, साथ ही ये शपथ लेने का भी है कि अब हम शोध में बजट बढ़ाते हैं। वो कहीं नहीं आपको मिला, बाकी सब वो